नहीं सर, नहीं नहीं है। सर। नहीं है। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि हमारे व्हाट्सएप पे कुछ भी, मतलब कुछ भी माने, जैसे GN गुड इवनिंग ऐसा कुछ लिख दीजिए, तो हम तुरंत, आप लोगों का नंबर ऊपर आ जाएगा चैट में, मैं तुरंत भेज देता, तुरंत भेज दूंगा। आप लोग लिख दीजिए बेटा। गुड इवनिंग सर। सर थोड़ा आपका नंबर फिर से बता सकते हैं? 884785 884785 7125 यस सर। थैंक यू सर। 8847857125। यस सर। आज हम लोगों को बेटा पढ़ना है तांबे के कीड़े और नुक्कड़ नाटक औरत, ठीक है। देखिए कुछ बच्चों के पास मैसेज पहुंचा नोट्स का, पहुंच गया है ना। अब बेटा इसको खोल लो जरा। एकांकी माने एक अंक, वन एक्ट प्ले इसको बोलते हैं बेटा। आप एकांकी नोट्स खोलिए जरा। हाँ चलिए, कोई भी स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट वाचन करेगा पहले शुरू शुरू में?
शर्मिला जी आ जाइए। कौन कौन लोग हैं भाई? आप लोग बोलेंगे नहीं तो हम क्या पढ़ाएंगे? हम आगे से छोड़ देंगे पढ़ाना आप लोगों पे। आप लोग एकदम बैठे हैं, कुछ कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं है। कोई कुछ बोलेगा तब तो हमको रिएक्शन पता चलेगा। ये क्या है, कोई मौन मौन व्रत है यहाँ? यस बोलिए, सर। कौन है? कौन बोल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। कौन है बेटा? सामने आया भाई। टाइम किल मत करो। हम लोग बहुत टाइट शेड्यूल में आप लोगों को समय दे रहे हैं। सर शुरू किधर से करना है वाचन? कौन बोल रहा है? कहाँ? हमको कुछ दिख नहीं रहा है। सर शर्मिला बोल रहे थे, किधर से हाँ, वाचन शुरू करना है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ शर्मिला जी ऐसा कीजिए, ठीक है, वेरी गुड। आप आ जाइए, नोट्स खोलिए और पेज नंबर इधर आ जाइए। पॉइंट नंबर, पेज नंबर है 12, पॉइंट नंबर 13.4, तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े की कथा वस्तु का विवेचन। पहले कथा वस्तु जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि पूरी कहानी क्या है। पॉइंट नंबर 13.4, तांबे की कीड़े की कथा वस्तु। तांबे के कीड़े की कथा वस्तु। ये जो वाचन शुरू करो बेटा पहले। यस सर। वाचन तांबे शुरू के करो। कीड़े की कथा वस्तु का विवेचन नहीं सचना सर। हेलो। 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 सबमिटेड तो एडमिन दिख रहा है। हेलो।
सर लेफ्ट हो गए हैं क्या? हाँ सर लेफ्ट हो गए हैं। सब क्यों लेफ्ट हो जा रहे हैं? पता नहीं, सर भी लेफ्ट हो गए हैं। अंकिता असाइनमेंट हो गया आपका? हाँ, हो गया है। जमा कब कर रही हो? सितंबर में शायद जमा करना है अभी। तो ओरिजिनल सेंटर जाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो डेट अभी नहीं आया है। सितंबर 5, मतलब सितंबर में हमें करना है बोल रहे थे। कोई भी एक संडे जाके। संडे को करना है? शायद संडे को करना है ना, क्योंकि इग्नू का संडे ओपन रहता है। अच्छा। अब मुझे उतना नहीं पता, अब सर को पूछना पड़ेगा। हाँ आपका नहीं हुआ है? मेरा चीज बाकी रह गया है। ट्रेनिंग पर चली गई कौन? थी ना, इसलिए। अच्छा। 31 तक खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ। हाँ 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं आप। हाँ, हाँ वही सितंबर में मतलब जमा 30 करना है। सितंबर तक आप आराम से कर सकते हैं। अभी मैंने भी नहीं किया, मेरा कंप्लीट है पर मैंने नहीं किया, कर दूंगी मैं। सितंबर पहले में आप असाइनमेंट जमा करने करेंगी क्या? मतलब सितंबर में कभी भी जमा कर सकते हैं, एक महीने के अंदर में। 30 सितंबर तक मत, आप कम करते हैं। मतलब 30 सितंबर के अंदर करना है हमें। हाँ, हाँ 1 से 30 तक। और ये फॉर्म फिलअप का डेट शायद आ गया है क्या? मोबाइल शट डाउन हो गया था। क्या नाम है, शर्मिला बेटा? जी सर। हाँ पढ़ो बेटा, शुरू करो। सॉरी 13.4 से सर, तांबे की कीड़ा की कथा वस्तु का विवेचन। जी शुरू करो, शुरू करो। ये मेरी किताब पकड़ा दीजिए सामने वाली, शुरू करो बेटा। तांबे के हाँ खोलो 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 तांबे खोलो बेटा, हाँ पढ़ो सर, पढ़ो किताब खोलो। एकांकी में क्रमबद्ध या ठोस कथा वस्तु नहीं है। चरित्र भी विकसित या समग्रता लिए हुए नहीं है। स्थिति और विचारों को स्क्रीन के पीछे से विभिन्न पात्रों के माध्यम से मंच पर प्रतिध्वनित किया गया है। मंच पर केवल महिला अनाउंसर ही रहती है। नाटक पार्श्व नाटक की शैली में लिखा गया है, यानी नाटक का मुख्य क्रिया व्यापार जितना मंच पर घटित होता है, उतना ही या उससे ज्यादा मंच के पीछे घटित होता है। ठीक है। महिला अनाउंसर जैसा। हाँ बोलते रहो बेटा, बोलते रहो बेटा, बोलते रहो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ रही है, गुड। महिला महिला अनाउंसर
झुनझुना बजाती हुई नाटक की पृष्ठभूमि निर्मित करती है। वह कहती है, हम अकेले और बेसरो सामान इस संसार में आए। हम सवालात उठाते हैं और ये थोड़ा आप सवाल लोगों के यहाँ, आप लोगों की ओर थंडरिंग हो रही है क्या? इधर थोड़ा हो रहा। न ऐसा सर, कुछ हो रहा है? नहीं, न सर। चलो चलो कोई बात नहीं, शुरू करो प्लीज। गुड। हम हम सवालात उठाते हैं और ये सवाल ही मनुष्य के जीवन में सौंदर्य को काट देते हैं और हम मृत्यु को निरंतर कर देते हैं। हमारा संगमरमर सा सुंदर जीवन घायल और खून से लथपथ हो जाता है। तांबे के कीड़ा में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित किया गया है। विज्ञान के निर्माण और विनाशक आविष्कारों के सामने हम बौने हो गए हैं। हमारे अस्तित्व का संकट उभर कर सामने आ गया है। भौतिक लिप्सा ने हमको अत्यधिक स्वार्थी और अजनबी बना दिया है। हम अकेले लक्ष्यहीन अपने अस्तित्व की खोज में लगे हैं। स्क्रीन के पीछे से उड़ती आवाजें कहती हैं, किसने अपने पड़ोसी का चेहरा पहचाना? किसी ने अपनी आत्मा में जीवन के आदि मुहूर्त को सिसकते सुबकते नहीं सुना? अकेले और बेसरो सामान हम भूले हुए रास्ते खोजते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, सिसकते सुबकते बेकार रहते बच्चे के रूप में रहते हैं, लेकिन बड़े होते ही हम मानवीय रूप को भुलाकर आत्म केंद्रित हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, विनाश में लग जाते हैं और स्वयं के विनाश की आशंका हमें भयभीत कर देती है। विनाश करने की एक होड़ सी चलने लगती है। अनाउंसर कहती है, हम खुद नियम और मनुष्य को रचते हैं। सॉरी, हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं और हमारे अंतर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं कि हम फिर अपने सत्य से उसे सजाएं। मृत्यु हमारे सिरहाने लोरियां गाती है। हम अपनी जानें खतरे में डाल सकते हैं, पैसने नहीं। युद्ध में सैनिक जान पर खेल सकता है, मगर अपनी आत्मा की आवाज सुनकर युद्ध से अलग होकर फैशन बंद होने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मनुष्य सभी ओर से बेसहारा और असुरक्षित हो गया है। कोई थका हारा है, कोई परेशान है, कोई पागल है, कोई अपनी व्यस्तता से त्रस्त है। पागल आया अपने जान बाबा मसालची बाबा को स्वेटर लिए ढूंढ रही है। वह कहीं दूर निकल गया है। वो उसे ठंड से बचाना चाहती है। पागल आया ने 200 किताबें लिखी हैं, पर उसकी कोई सुनता नहीं है। वह देखती नहीं, सिर्फ ढूंढती है। इसी समय एक स्त्री की आवाज सुनाई पड़ती है। वह पानी बरसने के कारण खड़े-खड़े अकड़ गई है। वह चिंतित है कि वर्षा के कारण उसके बीज सड़ जाएंगे। लेकिन एक और आवाज आती है कि अब कांच के बीज बन गए हैं जो सड़ते नहीं है, उगने से इनकार नहीं करते, इनको बार बार बोना नहीं पड़ता, एक बार बो 1000 बार काटो। अनाउंसर इससे भी आगे बढ़कर बताती है कि अब शीशे के बीज बन गए हैं जो कांच के बीजों से ज्यादा फायदार हैं। ये बीज विज्ञान की उस उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्ति को इंगित करते हैं जो भौतिक समृद्धि को तो बढ़ाती है, लेकिन मनुष्य के हृदय की तरलता को नष्ट करती है। स्क्रीन के पीछे से रिक्शे वाले की आवाज आती है कि बादलों से सूरज की हत्या कर दी। सूरज मर गया। मानव शक्ति ने प्रकृति की शक्ति को मार दिया। सूर्य जो पृथ्वी पर जीवन का संचार करता है, उस जीवन को इस आधुनिक उन्नति ने मार दिया या उसे पंगु कर दिया। सूर्य की सार्थकता नहीं रही। अब हम मानव निर्मित आईने से प्रकाश ले रहे हैं, उस प्रकाश में अपना मुख देख रहे हैं। रिक्शे वाले के रिक्शे में भी आईने लगे हैं जिनमें वह अपना मुंह देखता है। रिक्शे वाले कहता है, अब धरती पर आईनों का शासन होगा। आईने अब उगने और
उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। इसी समय एक थका अफसर रिक्शे से टकरा जाता है और रिक्शे वाले का एक आईना टूट जाता है। अफसर के भतीर थकावट पूरी तरह बैठ गई है। वह कहता है, जवानी में मैंने हजारों खोपड़े चिटकाए थे, अब सिर्फ उंगलियां चिटकाता हूँ। स्क्रीन के पीछे से एक उबी हुई स्त्री की आवाज उभरती है। वह संपूर्ण संसार को चुपके से मंथना चाहती है। वह सृजन नहीं करना चाहती है, केवल मंथना चाहती है। सृजन का काम वह पुरुष पर छोड़ती है। स्त्री के भीतर अतृप्त वासना है जो उसकी मंथने की इच्छा में प्रकट होती है। वह केवल सेक्स कर चाहती है, बच्चा नहीं। एक मसरूफ पति से भी वह कहती है, तुम अपनी आत्मा मानते क्यों नहीं हो? तुम अपना शरीर क्यों नहीं मानते? मसरूफ पति डरकर उससे कहता है, मैं यह सब नहीं करूंगा। मैं एक बार के शरीर को दिमाग के बंधन से अलग कर दूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं अजनबियों की भाषा बोलूंगा, मैं सूरज का गला घोंट दूंगा। मसरूफ पति सोचने की ताकत को शरीर से अलग करना चाहता है, पर शराब पीकर दिमाग से मुक्त हो जाता है। नशे की हालत में वह काल्पनिक निर्माता से दिल बहलाता है। उसकी निर्माता उन्हीं बादलों में रहती है। लगता है वह अपनी अतीत की स्मृतियों में खोकर अपने को भूल जाना चाहता है। वह निरर्थक प्रलाप करता है। उसकी पत्नी 7 बजे से उसका इंतजार कर रही है। उसे देखकर वह कहती है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? तुम तो लड़खड़ा रहे हो। वह पति को रिक्शे में बिठाकर रिक्शे वाले से कहती है, साहब की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से चलो। परेशान रमणी अपने मसरूफ पति से कहती है, मैंने तुमसे शादी क्यों की? वह भयानक रूप में हंसती है, फिर धीरे धीरे मधुर हो जाती है। सैराने लहजे में कहती है, तुम निर्मला के बारे में सोचते हो? कभी मेरे बारे में यह नहीं सोचा कि मैं बादलों से निकल कर आई हूँ या बादलों में रह सकती हूँ? बादलों में रहना परेशान रमणी की रोमानी प्रवृत्ति और इच्छाओं को दर्शाता है, लेकिन मसरूफ पति ने उसकी भावनाओं को कुचल डाला है। इस पर पति कहता है, मैं सोचता कहाँ हूँ, सुनता हूँ और खुद देखता हूँ। मेरी कोशिश रहती है, जो मैंने देखा है उसे तुम ना देखो। पति अत्यधिक डरा हुआ है। वह डर को उखाड़ फेंकना चाहता है, पर उखाड़ नहीं पाता। वह कहता है, संसार में भय के नाशकरण का मतलब है संसार का नाश करना। तुम जानती हो भय छोड़ देने से क्या होगा? तब मैं कुछ मिटा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता। मुझे बर्बस सृजन करना होगा, और फिर तब हमारी आत्मा और शरीर के मंथन से जो निकलेगा वो हमें मार डालेगा। तुम बूढ़ी हो जाओगे, जीवन क्रीड़ा नहीं से रतनजड़ी रिस्टवॉच की तरह रुक जाएगी। हमें हर स्थिति में नष्ट होना ही है, फिर हम नाश से पीछे क्यों हटे? रिक्शा वाला आगे देखता नहीं है। परेशान रमणी रिक्शे वाले को पीछे से ठोकर मारती है। रिक्शा वाला गिर पड़ता है। उसका एक पैर बेकार हो जाता है। थका अफसर परेशान रमणी और उसके पति से कहता है, तुम रिक्शे वाले का नाश करना चाहते थे। मैं सीटी बजाऊंगा, मैं अपनी ताकत सीटी बजाने में खर्च कर दूंगा। सीटी बजाना यहाँ नाश करने का विरोध करना है, व्यवस्था का साथ देना है, जिस प्रकार पुलिस वाले सीटी बजाते हैं। परेशान रमणी उसे सीटी बजाने से रोकती है। उसे अपने पक्ष में करना चाहती है, पर थका अफसर विरोध करने पर भी डटा रहता है। वह कहता है, आप जानती हैं कि एक कानून है जिसमें उन लोगों को सजा मिलती है जो जानवरों के साथ, खासकर सवारियों में जुटने वाले जानवरों के साथ बेरहमी करते हैं। जब थका अफसर उसके पक्ष में नहीं आता, तो वह अपना तेवर बदलती है और रिक्शे वाले का पक्ष लेती हुई गुस्से में कहती है, तुम क्या इस आदमी को जानवर बना दोगे? यह रिक्शा वाला कोई बैल है या घोड़ा? मसरूफ पति भी पत्नी का पक्ष लेता हुआ जोशीली आवाज में कहता है, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं आंदोलन करूंगा, मैं आलमगीरा लड़ाइयां लड़ूंगा। यह आदमी है, जानवर नहीं है। दोनों मिलकर थके अफसर को ही अभियुक्त बना देते हैं। रिक्शा वाला भी यही समझता है कि अफसर ने ही ठोकर मारी है।
रिक्शा वाला थके अफसर को मार डालता है। परेशान रमणी अवसरवादियों की तरह अपनी फरेब में सफल होती है। पागल आया अचानक मसरूफ पति को देखते ही और जोश में कहती है, आहा, मिल गया बाबा, जान बाबा, मसालची बाबा मिल गया। पागल आया और मसरूफ पति दोनों सुबकने लगते हैं। इसके बाद पागल आया उन्हीं दोनों का पक्ष लेती हुई कहती है, रिक्शा वाले ने कैसा नाज किया। मेरी ख्वाहिश है कि हम उसके स्टेचू बनाएं, उसके जाली ऑटोग्राफी बेचने के लिए कंपनियां खड़ी करें। यहाँ पागल आया का भी दोहरा व्यक्तित्व है। एक और 200 किताबें लिखने का आदर्श प्रस्तुत करती हैं, दूसरी ओर भ्रष्ट व्यवस्था से साठ गांठ कर लेती हैं। भुवनेश्वर के मन में पागल आया का रूप बहुत पहले आकर ग्रहण कर चुका था। वे कारवां के प्रवेश में लिखते हैं, हमारा आधुनिक युग एक पागल वृद्धा के समान है। उसे बकने दो और यदि तुम सतर्क नहीं हो तो बर्तन, कुर्सियां और टेबल भी तोड़ने दो। पागल आया तथाकथित बौद्धिक वर्ग का प्रतीक है। पागल आया मसरूफ पति से कहती है, लेकिन मसालची बाबा तुम घर से कितनी दूर निकले आए हो। ओह, तुम्हारा स्कूटर कीड़ों ने खत्म कर दिया है। इस पर एक स्वर उभरता है, हमारी सबसे ताजी इजाद, कांच के स्कूटर। इनको सिर्फ तावे के कीड़े खा सकते हैं। हमारे इससे भी ताजे इजाद तांबे की कीड़ा। यह बुलाने से बोलते और हंसने से हंसते हैं। इस प्रकार आधुनिक प्रगति अपने ही बनाए को नष्ट करने के रास्ते खोजती है, नष्ट करती है और फिर बनाती है। नाश और निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब ऑडिटोरियम में रोशनी हो जाती है और अनाउंसर कहती है, जिंदगी और नाटक का प्रॉब्लम एक ही है, यानी लम्हे को मुश्किल कर देना, विरोध और विद्रोहों को एक स्वर करना और उसमें एक केंद्रीय महत्व यानी सेंट्रल सिग्निफिकेंस या सील करके उसका दर्शकों पर एक फीका असर उपजाना कि वह उनकी बुद्धि, विचार और नजर को उकसाए। इसके बाद रिक्शा वाला पैरों में घुंघर बांधकर जोकरों की तरह भद्दी लय में गाना गाता है और उछलता कूदता और नाचता है। रिक्शे वाले का गीत उसकी अपनी वेदना व्यक्त करता है। रिक्शे वाले की पत्नी बोलती नहीं, कुंडा नहीं खोलती, जबकि बरसात उमड़ रही है। रिक्शा वाले की उलझुल हरकतें देखकर अनाउंसर लाल सिंदूर होकर लोटपोट हो जाती है और नाटक समाप्त हो जाता है। थैंक यू शर्मिला जी, मेरी बात सुन पा रही हैं? जी सर। देखिए, जीवन में हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, आप सभी से, कि कौन सी बातों को, जैसे एक उदाहरण के तौर पर छोटी सी बात, चाय बनाने की रेसिपी, जैसे जीवन में आपसे हम एक सवाल कर रहे हैं, सीखने सिखाने की परंपरा, जीवन में आपको चाय बनाने की विधि सबसे सटीक कौन सी लगी प्रक्रिया? एक तो यह कि एक पन्ने पर लिख के दे दिया जाए कि दूध डालिए, चीनी डालिए, चाय पत्ती डालिए, थोड़ा सा उसमें पानी डालिए, अदरक डालिए, ये सब डालिए। एक जो है मुंह से बोलकर बताया जाए, और तीसरा बनाकर खुद दिखाया जाए। इन तीनों में किस विधि को आप ज्यादा कारगर समझेंगे, बताइए, बोलिए शर्मिला जी, कोई भी। अरे भाई स्पीकर ऑन रखिए, नहीं मैं इस सत्र के बाद पढ़ाऊंगा नहीं आप लोगों को, समझ पा रहे हैं ना? ये टीचिंग जो है कोई रोकना थोड़ो है हमको यहाँ। आप लोग ऑन करके बंद करके बैठे हैं, वो भौंक रहे हैं, इसका क्या मतलब? हम कुछ पूछ रहे हैं, एसआर नो बोलेंगे।
गायब है। जी सर, वो प्रैक्टिकल दिखाना मतलब बनाकर हाँ, इस दिखाएंगे तरह से तो। आप लोग क्यों करते हैं? ऐसे ऐसे सीखा जाता है भाई, ऐसे थोड़ा सा ये ठीक नहीं है ना। मैं इसीलिए पढ़ाता नहीं हूँ इधर। और तो नाटक जो है, साहित्य के क्षेत्र में जो नाटक है, वो समझिए एक तरह से प्रैक्टिकल, वो आपको अपने सामने मंचित करके दिखाता। और नाटक का जो लघु 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 रूप है उसे एकांकी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले कहते हैं। आपको जानकर ताजुब होगा कि ये 1945-46 में भुवनेश्वर का प्रतिनिधि एकांकी संग्रह है, जिसका नाम तांबे के कीड़े, उसमें से इस एकांकी को लिया गया। और इस एकांकी को अमृत राय ने नवंबर 1946 के हंस पत्रिका में इसे प्रकाशित किया था। और हंस पत्रिका के प्रधान संपादक थे प्रेमचंद, जो बहुत बड़े उपन्यासकार हुए। पश्चिम में जिसे एब्सर्ड नाटक के नाम से जाना जाता है, उस शैली में यह नाटक लिखा गया है। नाटक में आज की समाज व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया गया है। इस नाटक के पात्र विभिन्न प्रवृत्तियों और मनोवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन की अर्थहीनता के वाहक ये बेचैन पात्र बदलाव के लिए उत्सुक भी नजर आते हैं। वे यदि एक और पुरानी आस्था को नष्ट करना चाहते हैं तो नए का निर्माण भी करना चाहते हैं। तांबे के कीड़े में न कोई कथा है न कोई मंच है, ध्यान देना। मंच के नाम पर काला पर्दा और झुंझुना लिए हुए अनाउंसर स्त्री एक है। यह नाटक अजीब, शिथिल और गतिहीन लग सकता है, लेकिन एक बार नाटक का सूत्र हाथ में आने के बाद नाटक के अर्थ और प्रभाव से पाठक अछूता नहीं रहता। भय और मृत्यु का प्रतिरोध करने का सबसे सशक्त ढंग है जीवन को जीने लायक बनाना। नाटक का पूरा संघर्ष आदमी को मशीन नहीं बनने देने के लिए। हम मशीन नहीं है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप सब स्पीकर बंद करके बैठे हैं या सबका कैमरा ऑफ है, तो इससे क्या है? मैं तो पैसे के लिए कोई टीचिंग कर नहीं रहा हूं। पैसा मिलेगा एक अलग बात, लेकिन सीखने सिखाने क्रम ऐसे थोड़ा होता है, नहीं होता। हम भी स्पीकर बंद करके बोल सकते हैं, ये क्या कहते हैं कैमरा, लेकिन मैं तो कैमरे के सामने हूं। तो ये चीजें सबको मतलब सीखने सिखाने की परंपरा बड़ी त्यागमयी, छलमयी नहीं। अब इस एकांकी नाटक में कोई गंभीर कथानक नहीं होने के बाद भी मार्मिकता है और समकालीन परिस्थितियों का उल्लेख है। पात्रों की आपसी बातचीत से नाटक विकसित होता है। बातचीत में भी कोई तारतम्य नहीं प्रतीत होता। नाटककार का विरोध आधुनिक जीवन की बंधी हुई पद्धति से है। रचना की नाटकीय संवेदना जीवन के बारे में भ्रम टूटने से पैदा होती है। यही सही भाषा का चुनाव कृति की सफलता का मापदंड माना जाए तो तांबे के कीड़े एक अद्वितीय रचना है। सतह से अर्थहीन प्रलाप की तरह लगने वाली नाटक की भाषा मानवीय संवेदना टूट गया है, नीचे से टूट गया, क्यों रहा है, इस पे पूरा लीक कर गया वाटर। हाँ, उसको फेंक देना, उसको रखना मत। एक अद्वितीय रचना है। सतह से अर्थहीन प्रलाप की तरह लगने वाली नाटक की भाषा मानवीय संवेदना के गहरे अनुशासन तथा तीखी अनुभूति से उपजी है। आवाज, चीख और खामोशी का भी अत्यंत अर्थपूर्ण प्रयोग हुआ है। विसंगतवादी रंगमंची शैली में लिखा गया यह नाटक दृश्य बंध और दृश्य सज्जा में यथार्थवादी है। नाटक की भाषा हिंदुस्तानी और कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। हिंदुस्तानी इसलिए लिखा गया बेटा कि 1945-46 तक, ध्यान देना है, कोई बताएगा नहीं आप लोगों को, मैं बता रहा हूं। 1945-46 तक चूंकि भारत आजाद नहीं हुआ था, इसलिए भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होगी, नेशनल लैंग्वेज क्या होगा, ये तय नहीं था। भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1946 में। तो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो उस समय तक हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार था,
लेकिन कोई सरकारी मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए कहा गया कि जो एकांकी की भाषा है वह क्या है, वह मूलतः हिंदुस्तानी है, जिसमें कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आपको यह जानकर बड़ा ताजुब होगा कि जिस एकांकी को आप जो है क्या कहते हैं कि नाटक जिंदगी के जिस एकांकी को आप एक सूत्रहीनता की ओर जाता हुआ देखते हैं, उसमें क्या है, जिंदगी का हिस्सा होने के कारण दोनों की समस्या में समानता है। क्षण को संपूर्णता में जीना, इसे अस्तित्ववादियों ने अपनाया। जीवन को क्षण में बांटकर उसका आस्वादन करना। नाटक के एक क्षण में दूसरे क्षण से मिलकर संपूर्णता के कुछ सृजन करते हैं। जीवन क्षण में ठहरा हुआ नहीं, क्षणों के युग में कुछ रचता हुआ है। ब्रेख्त ने एपिक थिएटर के सिद्धांत में पहली बार दर्शक को नाटक में हस्तक्षेप करने का संकेत दिया था। दर्शक की बुद्धि को प्रेरित करना, नाट्य मंचन के दौरान उसको सचेतन रखना उसका उद्देश्य था। यहाँ भुवनेश्वर नाटक के संपूर्ण सामाजिक उद्देश्य का बोध कराते हैं। नाटक मात्र मनोरंजन के लिए नहीं, उसका कुछ उद्देश्य है तो यही कि नाटक के केंद्रीकृत से दर्शक समाज की बुद्धि को सक्रिय रखना। इसी अर्थ में नाटक सामाजिक विधा है जिसका प्रभाव सीधा होता है। भुवनेश्वर में न्यूरोटिक होने के दर्प और पीड़ा का एहसास है। सृजन में कुछ न कुछ नया होता है जो हमारी पुरानी मान्यताओं, आस्थाओं और रूढ़ियों पर प्रहार करता है। एक महत्वपूर्ण रचना वह नहीं है जो एक ढांचा और एक पद्धति का निर्माण करती है, अपितु वह है जो हमारे बने बनाए प्रतिमानों को तोड़ देती है। इसलिए तो कबीर के यहाँ जब ज्ञान की आंधी चलती है तो कुछ नहीं बचता, एक एक खंभा गिर जाता। जमाने की समझदार निगाहें उन्हें भी न्यूरोसिस कह सकती हैं, परंतु यह सच है कि ऐसे आत्मविश्वासी लोगों में ही कुछ नया रचने की ताकत होती है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी शायद यही है कि हम पद्धतियों, रूढ़ियों और सीमाओं के बीच जीने के आदी हो गए हैं। नए विचारों से हम भय खाते हैं, उसे अपनाने से घबराते हैं। अपनी सीमाओं और मर्यादाओं का ढांचा खड़ा करने की अपेक्षा क्रांतिकारी विचारों को ही पागलपन करार दे देते हैं। गैलीलियो का उदाहरण बड़ा अच्छा है। उसे सच बोलने के लिए जीवन का बलिदान देना पड़ा था। समाज में इन व्यवस्थाओं और व्यवहारों से उब कर नाटककार कहता है कि पूरे नाटक में मतलब नहीं है, वह हमें केवल भ्रम में डाल रहा है। इस पूरे प्रसंग में नाटककार का एक उद्देश्य निहित है। वह नाटक का उद्देश्य समझने के साथ साथ हमें विचारों के खुलेपन में ले जाता है। वह किसी भी रूढ़ के खिलाफ व्यक्तित्व का आकार इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि उसमें हमारे नए भाव बोधों को जगह न मिल सके। नाटक की व्याख्या इसी विचार क्रम में करनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि ये एकांकी जो है, अब जैसे एकांकी में पात्र कौन कौन से हैं, महिला अनाउंसर, रिक्शे वाला, थका अफसर, एक परेशान रमणी, एक मसरूफ पति, कुछ लड़के, पागल आया, यहां से चलता है। और संकेतों के आधार पर पूरा नाटक, लगभग ये 10 मिनट का है बेटा, लगभग ये 5-7 पन्नों मेरे सामने नाटक है पूरा, मैं नाटक पलट रहा हूँ। और अंत में क्या होता है, रोती ले में उमड़ी रे बरसात लार में, बीबी बोले नाही, बोले नाही, बोले नाही, बोले नाही, बीबी बोले नाही। अनाउंसर लाल सिंदूर होकर हंसी से लोटपोट हो जाती है और बड़ी भली मालूम हो रही यहां जाके। लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो यह जीवन की विसंगतियों को प्रस्तुत करता है। कि एक हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए और कोचिंग देते हैं, विकास दिव्य कीर्ति, उन्होंने कहा कि जब आपको अपनी जिंदगी का महत्व समझना हो तो आप अपने मृत्यु की कल्पना करें और मृत्यु के बाद आपके बारे में क्या सोचा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, वो 2 शब्द लिखें। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अपनी जिंदगी में क्या। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि इन एकांकियों को पढ़ें, समझने के लिए किसको, अपने जीवन, अपने समाज। धीरे धीरे पढ़ने से बेटा आदत बनेगी और निश्चित तौर पर आप इन एकांकियों के मूल कथ्य को, मूल उद्देश्य को, मूल संदेश को निश्चित तौर पर समझ पाएंगे। अब दूसरा जो नाटक है, प्राची प्रभा जी आ गई हैं? सर हाँ बेटा, दूसरा नाटक अभी शर्मिला ने पढ़ा है, अब दूसरा नाटक तुम पढ़ लो जरा। लाइन पे है सर? नोट्स नहीं है। अच्छा, तुम गुड इवनिंग लिखो ग्रुप में, हम डाल दें तुरंत। यही जब तो प्रॉब्लम है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा।
लिखियो। हेलो हेलो। जी सर, लिख रही हूँ। हो गया बेटा? नहीं सर, नहीं आया है अभी तक। नहीं तो तुम मैसेज की कुछ गुड इवनिंग इत्यादि कुछ लिखी हो? जी जी जी, गुड इवनिंग लिखी हूँ। देखता हूँ। प्राची ना? प्राची लिख के आ रहा जी है? सर। जी जी। देखो ये डाल दिया। खोलो चैप्टर, खोलो बेटा। सर कौन सा वाला? औरत, इकाई 14 खोलना है, जी औरत। जी। हाँ पॉइंट सर नंबर 14.2 पढ़ो बेटा। 14.2। पेज नंबर 21। हाँ इसमें लिखा है 19, लेकिन है वो पेज नंबर 21। ओके 14.2 14.2 औरत की रचना। समझ रही हो ना? ये नुक्कड़ नाटक है। नुक्कड़ नाटक माने हाँ जो हाँ चौराहे हाँ में हाँ बोला जाता जी। जी सर। है। 14.2 फोर्टीन पढ़ो बेटा। पॉइंट टू हाँ औरत की रचना। 1980 के पहले ही जननाट्य मंच की नाट्य मंडली द्वारा खेले गए नुक्कड़ नाटक औरत को संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्र में ख्याति मिल चुकी थी। इसके सैकड़ों प्रदर्शन तब तक हो चुके थे। 1997 तक तो इसके हजारों प्रदर्शन हो चुके हैं। सभी भारतीय भाषाओं में इसके अनुवाद और प्रदर्शन हो चुके हैं। देश की चौहद्दी के बाहर पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी इस नाटक के अनेकानेक प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। अब स्थिति यह है कि इस नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन महानगरों, शहरों, कस्बों और ग्रामांचलों में शौकिया तौर पर उभर आई नई नई नाट्य मंडलियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। इस नुक्कड़ नाटक का कोई एक लेखक नहीं है। जननाट्य मंच की मंडली ने सफदर हाशमी के नेतृत्व, निर्देशन और सहयोग के क्रम में इसके पाठ्य रूप की सामूहिक रूप से रचना की थी। अपने लेख नुक्कड़ नाटक का महत्व और कार्यप्रणाली में सफदर हाशमी ने इस तथ्य की पुष्टि की है। हमारा अनुभव यह बताता है कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत नाट्य मंडलियों को अंततः अपने नाटक खुद ही रचने पड़ते हैं। मंडली के सदस्य किसी भी विषय पर अच्छी तरह बहस करके, जनवादी संगठनों और आंदोलन के नेतृत्व से विचार विमर्श करके एक सुदृढ़ और गहरी समझ बनाने के बाद अपनी सामूहिक रचना शक्ति से ही अच्छे अच्छे नाटक तैयार कर सकते हैं। जननाट्य मंच के मशीन, हत्यारे, औरत, राजा का बाजा, पुलिस चरित्रम और काला कानून जैसे नाटक इसी प्रक्रिया में रचे गए थे। रंगकर्मी मलयश्री हाशमी ने कहा था, सफदर का मानना था कि किसी भी नाट्य कृति के लिए स्क्रिप्ट और निर्देशन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जननाट्य मंच के निर्माण और विस्तार में उसकी बहुत अधिक भूमिका थी। 1973 में जब जन्म बना, तब कभी कभार जरूरत पड़ने पर वह स्क्रिप्ट में कुछ तबादला करते थे, पर लिखना शुरू हुआ। 5 साल बाद स्क्रिप्ट थिएटर शुरू होने पर आर्थिक अभावों ने हमें यानी जन्म को स्क्रिप्ट थिएटर की ओर मोड़ तथा स्क्रिप्ट के अभाव ने सफदर के लिखने के लिए मजबूर किया और इसी क्रम में जन्म में लिखने की सामूहिक शैली और कला का विकास हुआ था। ऊपर के दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि जननाट्य मंच की नाट्य मंडली द्वारा
78-79 के आसपास औरत का सामूहिक रूप में लेखन हुआ। इस नाट का आरंभ में एक औरत नामक कविता से होता है। यह कविता इस नाटक का आधार है। विषय वस्तु की दृष्टि से भी और रंग प्रस्तुति की दृष्टि से भी आप जानना चाहेंगे कि इस कविता का रचनाकार कौन है। इस कविता की लेखिका ईरानी की क्रांतिकारी कवयित्री मार्जिया अहमदी पुष्कुई हैं। वे शिक्षक थी। 1973 में ईरान के शाह के खिलाफ हुई बगावत में शाह के सैनिकों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। केशव मलिक के अंग्रेजी अनुवाद से हिंदी अनुवाद सफरदम हाशमी ने किया। औरत नुक्कड़ नाटक में इस कविता का उपयोग करते हुए थोड़ा परिवर्तन और परिवर्धन भी किया गया है। इस नाटक का पहला प्रदर्शन दिल्ली में मार्च 1969 को उत्तर भारत की असंगठित कामगार महिलाओं के पहले सम्मेलन के मध्यांतर के दौरान किया गया था। इसके बाद तो इसकी रंग प्रस्तुतियां सैकड़ों स्थानों पर हुई, जिनकी वजह से 1980 में ही इसे व्यापक रूप से लोकप्रियता मिल चुकी थी। यह भी गौर करने की बात है कि 1977 से 79 के समय की महिलाओं के जनवादी अधिकारों की समस्या को केंद्र में रखकर दर्जनों महिला संगठनों का अभ्युदय हुआ। 1977 की 1 जून को दिल्ली में पहला दहेज विरोधी प्रदर्शन किया गया। सर हो गया। प्राची, प्रभा, जी सर। वाचन क्यों बंद कर दे बेटा? सर हो गया वो वाला। नहीं नहीं, उसके आगे जाओ। कथा वस्तु भी पढ़ना है। सर औरत की कथा वस्तु। हेलो। हाँ बेटा, कथा वस्तु पढ़ो। बहुत कथा इरेगुलरिटी हो वस्तु, रही है हाँ। आज। जी जी सर। औरत की कथा वस्तु का विवेचन। यह लगभग आधे घंटे का नुक्कड़ नाटक है। इस नाटक की रंग प्रस्तुति की चर्चा तो बाद में होगी, पर पहले यह देखना चाहिए कि औरत का कथ्य क्या है। औरत को विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए घर की छोटी बच्ची और बेटी के रूप में अपने भाई की तुलना में वह भेदभाव झेलती है। पिता के रूढ़िवादी संस्कारों के अनुशासन में वह कैद है। पत्नी के रूप में पति का स्वामित्व उसकी स्वतंत्रता में तो बाधक है ही। गृहस्थ, बाल बच्चे, रसोई, सबका बोझ ढोते ढोते वह अभिशप्त जिंदगी जी रही है। शहरी छात्रा सुनो और सुनो सुशिक्षित। सुनो जी सर। बेटा, औरत जी की कथा वस्तु और औरत का जी प्रतिपाद्य माने होता है बेटा उद्देश्य, समझ रहे हो ना? जी हाँ, सर। यहाँ तक पढ़ना है। हाँ, आप लोग स्त्री जी हैं, जी इसलिए आप लोगों को जरूर इसे पढ़ना है। हाँ, जी बात सर। समझो। जी मैं बाधक है। शहरी छात्रा और सुशिक्षित बेरोजगार युवती के रूप में एक और जहां सौहदों की छेड़छाड़ का उसे मुकाबला करना होता है, वहीं घर के बुजुर्ग और बिरादरी के अंगूठे के नीचे उसे आजादी भी मयसर नहीं है। बुढ़िया मजदूरिन के रूप में पूंजीपति के जुल्म सितम और शोषण का सामना करने को वह विवश है।
इस नुक्कड़ नाटक में स्त्री समुदाय के बारे में पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज के दृष्टिकोण, वैचारिक संस्कार और दकियानुसी व्यवहार की कलई खोली गई है। भंडाफोड़ के लिए आमतौर पर स्त्रियों के साथ जैसा सलूक होता है उस घटना के रूप में नाटकीय ढंग से दोहराया गया है और हर एक पहलू की झलकियां दिखा दी गई हैं। इसके साथ ही पूंजीवादी समाज के उत्पीड़नमय संसार के मजदूरिन स्त्री की दुर्दशा के आम रूप क्या हैं और विशिष्ट रूप क्या हैं, इसे भी दर्शाया गया है। स्त्री के साथ की जा रही गैर बराबरी और उससे शारीरिक उपभोग की वस्तु समझने की पुरुषवादी भावना को सामने लाकर इस आख्यान में क्षोभ, क्रोध, करुणा, व्यंग और हास्य का सम्मिलित फूट नाटक को दिलचस्प और रोचक बनाने के साथ साथ विचारोत्तेजक भी बनाता है। औरत नामक नाटक में किसी स्त्री विशेष या व्यक्ति के जीवन की कथा कहना अभिप्रेत नहीं, इस नाटक के माध्यम से कहना चाहिए संपूर्ण स्त्री समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाया गया है। औरत नुक्कड़ नाटक का कथ्य विचार के रूप में यह है कि औरत के बारे में हमारे समाज का दृष्टिकोण बदलना चाहिए, उसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और उसकी महत्ता को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस विचार को पाठक और दर्शक तक पहुंचाने के लिए पुरुष प्रधान समाज और परिवार के उत्पीड़न की सदियों से शिकार औरत की व्यथा कथा, अपमान, उपेक्षा, अन्याय, शोषण को घटाना विशेष, परिस्थिति विशेष और प्रसंग विशेष के माध्यम से चित्रित किया गया है। इस पद्धति के माध्यम से नाटक ने दर्शकों के सामने यह प्रश्न रखा है कि क्या यह उचित हो रहा है, क्या यह होना चाहिए या स्त्री के प्रति इस पारंपरिक रूप को बदलना चाहिए। इस नाटक के ऊपर विवेचित कथ्य को अनेक स्तरों पर अनेक आयामों के साथ जोड़ा गया है। पहले स्तर पर स्त्री के आम उत्पीड़न को एक ईरानी कविता के माध्यम से 7 अभिनेता और एक अभिनेत्री क्रमवार ढंग से रखते हैं। दूसरे स्तर पर परिवार के लड़के लड़की के लिंगगत भेदभाव को वर्णित किया गया है। लड़के को अधिक लाड़ दुलार, पुत्री की इच्छा पूर्ण करना, उसे पढ़ाना इत्यादि, लेकिन लड़की को तिरस्कृत करना, शिक्षा, खेलकूद से वंचित रखना, घर के कामकाज, डांट फटकार से उसका बचपन छीन लेना इत्यादि शामिल है। तीसरे स्तर पर युवावस्था में विवाहोपरांत पति की अधीनता में पत्नी यानी औरत की दुख भरी यंत्रणा, दिन रात घर गृहस्थी में पिसते हुए पति की डांट, मार और अपमान, फिर भी भूखे पेट रहकर भी सबकी सेवा करना। यह कथ्य चौथे स्तर पर एक भिन्न रूप में इस तरह आता है कि जब औरत अर्थात लड़की घर की चार दीवारी से निकल कर यह बाहर आती है, चाहे शिक्षा के लिए ही क्यों न जा रही हो, तो शायद उसे गुंडों का जुल्म एवं कॉलेज के निजी प्रबंधकों की मनमानी उन्हें झेलनी पड़ती है और इस तरह बाहर की दुनिया उनके लिए और अधिक असुरक्षित और डरावनी कर दी गई है। यह नहीं यदि किसी तरह पढ़ लिख भी लिया तो बेरोजगारी या नौकरी में भेदभाव या यौन उत्पीड़न की स्थिति। पांचवें स्तर पर मजदूर स्त्री के रूप में औरत के आर्थिक शोषण को उजागर किया गया है। भरपूर और बराबर की मेहनत करते हुए भी स्त्री मजदूरों को कम वेतन दिया जाता है और स्त्री होने के कारण दुर्व्यवहार भी ज्यादा किया जाता है। यह इसी बिंदु पर नाटक में स्त्री के आम उत्पीड़न के प्रश्न को विशिष्ट रूप में जनवादी अधिकारों के आंदोलन के साथ जोड़ा गया है कि स्त्री पराधीनता से मुक्ति का सवाल जनतांत्रिक अधिकारों के आंदोलन और विकास के साथ ही संभव होगा। शिक्षा का अधिकार और काम का अधिकार ही आजादी के पथ की ओर प्रशस्त करेगा। सिफारिश, कृपा और भीख मांगने के बजाय संघर्ष की चेतना और संघर्ष का आह्वान ही समानता और उन्नति का बंद द्वार खोल सकेगा। इसीलिए नाटक के अंत तक आते आते 3 अभिनेता दर्शकों से मुखातिब होते हैं और कहते हैं, तीनों
भेड़िए भेड़िए से रहम की उम्मीद छोड़ दो, अपनी इस सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ दे। आ चुका है वक्त अब इस पार या उस पार का, राह जाहिर हो चुका है असली जिम्मेदारी का। इसके बाद आता है औरत का प्रतिपाद्य। इस नुक्कड़ नाटक के दर्शकों के बीच जन नाट्य मंच की नाट्य मंडली किस विचार या दृष्टिकोण का प्रतिपादन करना चाहती है? जो लोग इस नाटक को देखते हैं वह लोग बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं, वही लोग औरत को मर्द के बराबर नहीं मानते हैं और गैर बराबर को वाजिब मानते हैं। रोज के जीवन व्यवहार में गैर बराबरी बरत रहे हैं। दर्शक समुदाय में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी बीवी को बच्चे जनने वाली मशीन और रसोई के कामकाज संभालने वाली नौकरानी समझते हैं। दर्शक समुदाय में ऐसे लोग भी हैं जो रात के अंधेरे में या घर की चार दीवारों के अंधेरे में अपनी पत्नी को नोचते खसोटते लात जूते बरसाते और उसे हरामजादी, सुअर, कुतिया और न जाने क्या-क्या कहते हैं। दर्शक समुदाय में ही शहर, कस्बे और गांव के सौहार्द छोड़कर भी होते हैं, छोकरे भी होते हैं, जो सामने से गुजरती लड़कियों पर फत्तिया फत्तिया कसने और छेड़छाड़ से बाज नहीं आते। इसी दर्शक समुदाय में तथाकथित बिरादरी के लोग और बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, जो नौकरी पर जाने वाले जन संघर्षों में हिस्सा लेने वाले या जन आंदोलन में शरीक होने वाले औरतों को बदचलन समझकर उसे घर की काली कोठरी में बंद रखना चाहते हैं। दर्शक समुदाय में ऐसे लोग भी होते हैं जो मर्द की तुलना और औरत की कम तनख्वाह और कम मजदूरी को उचित ठहराते हैं। दर्शकों के रूप में सामने बैठे लोगों में ऐसी औरतें भी होती है जो खामोश रहकर हर अन्याय को बर्दाश्त करना ही अपनी नियति मान बैठी है। दर्शक समुदाय में ऐसे लोग भी होते हैं जो अन्याय के प्रतिकार के लिए और समानता के अधिकार के लिए संघर्ष से भागते हैं और गुपचुप तरीके से मालिकों की जी हजूरी करते हैं। अपने सामूहिक संगठन के विरुद्ध मालिकों की साजिश में शामिल हो जाते हैं और संगठित संघर्ष को बाधित करते हैं। औरत या किसी के भी साथ हो रहे अन्याय के प्रति खामोश रहना, अन्याय को उचित ठहराने अथवा संगठित जन एकता से भागने, ये कुछ ऐसे दृष्टिकोण या संस्कार हैं जिन्हें तोड़े बिना सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। इसीलिए नाटक में अभिनेत्री मैं एक आजाद औरत हूँ। अभिनेता एक औरत जो आज अपने कॉमरेड भाइयों के साथ। अभिनेता 2 कांधे से कांधा मिलाकर मैदान पार करती है। अभिनेता 3 एक औरत जिसने मजबूत हाथों की रचना की। अभिनेत्री मैं खुद भी एक मजदूर हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ, मेरे पूरे जिस्म दर्द की तस्वीर है, मेरे रग रग में नफरत की आग भरी है। और तुम कितने बेशर्मी से कहते हो कि मेरी भूख एक भ्रम और मेरा नंगापन एक ख्वाब। नुक्कड़ नाटक की रंग प्रस्तुति की कला ही ऐसी है जो रंगकर्मियों की कलाकृति और दर्शक समुदाय के भाव, विचार, संस्कार को परस्पर टकरा देती है। दोनों के बीच सहसा ही मुठभेड़ शुरू हो जाती है। दर्शक के मन में प्रश्न चिन्ह लगती है, पुनर्विचार का आधार प्रस्तुत करती है। कहना चाहिए दर्शक तटस्थ होकर आत्म संघर्ष के बीच से गुजरते हैं और अपने ही संस्कार तथा दृष्टिकोण पर प्रश्न करते हैं और पुनर्विचार के लिए सहसा बाध्य हो जाता है। भाव, विचार, दृष्टिकोण आदि को लेकर जो आत्म मंथन होता है वह दर्शक की आत्मा में परिवर्तन के बीज बो देता है। अभिनेत्री मैं एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, एक अच्छी पत्नी, एक औरत हूँ, एक औरत जो न जाने कब से। अभिनेता 4 अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत करती आई। औरत एक ऐसी नाट्यकृति है जो स्त्री को अनेक धरातलों पर, अनेक संदर्भों में उसकी संघर्ष गाथा और पीड़ा को सामने लाकर एक सामान्य बोध यह देती है कि औरत के साथ सचमुच ही अन्याय होता आया है
और अब भी हो रहा है। अतः पुनर्विचार की जरूरत है। औरत के बारे में हमें नए सिरे से सोचना चाहिए और उसके हाथ अपने व्यवसाय बदलना चाहिए। अभिनेत्री: एक औरत जिसके लिए तुम्हारे बेहया शब्दावली में अभिनेता 5 एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयान कर सके। अपने आसपास घटित हो रहे वास्तविकता के प्रति एक आलोचनात्मक रुख पैदा करने में दर्शकों को यह नाट्य कृति मदद करती है। जिस यथार्थ की मार से हर कोई पीड़ित है, उसे बदलने के लिए सामूहिक एकता संगठित रूप में विकसित होनी चाहिए। यह आइडिया या विचार दर्शक की चेतना में एक चिंगारी की तरह उद्भासित होती है। अभिनेता 6: एक औरत जिसने सीने में गुस्से में फफकती नासूरों से भरा एक दिल छिपा है। अभिनेता 7: एक औरत जिसकी आंखों में आजादी की आंख के लाल स्याहे लहरा रहे हैं। अभिनेत्री: एक औरत जिसके हाथ काम करते सीख गए हैं लाल झंडा कैसे उठाया जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि यह नुक्कड़ नाटक स्त्री समुदाय की निरपेक्ष मुक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अतः यह स्त्रीवादी या फेमिनिस्ट रचना है। अगर आप इस नाटक के घटना संयोजन के सभी मोड़ों और पहलुओं को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि पुरुष वर्चस्व और पितृसत्तात्मक संगठन के पुरुषवादी सामंती मूल्यों को निसंदिग्ध रूप से चुनौती दी गई है, पर स्त्री की मुक्ति के प्रश्न को आम किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों के प्रश्नों के साथ जोड़कर एक व्यापक संदर्भ भी दे दिया गया है। संपूर्ण समाज के उपेक्षित, दलित, वंचित और शोषित तबकों के साथ स्त्रियों को आमतौर पर होने वाले शोषण और स्त्री के रूप में विशेष तरह से हो रहे उनके सामाजिक उत्पीड़न के प्रश्नों को एक ही सूत्र में पिराने के प्रयत्न के कारण औरत नाटक मात्र नारीवाद नाट्य रचना का रूप नहीं ले पाता है। कुलीन घरानों की कथाओं पर आधारित फिल्मों तथा साहित्यिक कृतियों के प्रभाव से तथा सवर्ण हिंदू समाज के सामंती संस्कारों के कारण स्त्री समाज के बारे में एक अवधारणा यह रही है कि स्त्री कोमलांगी, तन्वी, फैशनेबल, घर की देवी और अप्रतिम आकर्षण वाली, सलज्ज, कामिनी आदि आदि है। अभिनेता 8: तुम्हारी शब्दावली उसी औरत की बात करती है जिसके हाथ साफ हैं, जिसका शरीर नर्म है, जिसकी त्वचा मुलायम है और जिसके बाल खुशबूदार है। यानी मेहनत, मशक्कत, दिन रात के कमरतोड़ परिश्रम, कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन में कार्यरत श्रमरण प्राणी के रूप में उसकी छवि मध्य वर्गीय समाज की चेतना में कभी भी नहीं उभरती। नारी समुदाय की यह कटछंटी अधूरी तस्वीर यथार्थ को ही एकांगी और भ्रांतिपूर्ण बना देती है। इसीलिए अभिनेत्री: मैं तो वह औरत हूँ। अभिनेता 5: जिसके हाथों को दर्द की पैनी छुरियों ने घायल कर दिया है। एक औरत जिसका बदन तुम्हारे अंतरहीन, शर्मनाक और कमरतोड़ काम से टूट चुका है। एक औरत जिसके खाल में रेगिस्तान की झलक दिखाई देती है, जिसके बालों में फैक्ट्री के धुएं की बदबू आती है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से लेकर आज की तथाकथित विकसित सामाजिक व्यवस्था तक के विभिन्न चरणों में स्त्री जीवन के यथार्थ को गतिशील रूप में यह नाटक प्रस्तुत करता है और प्रतिपादित करता है कि उत्पीड़ित जनगण को यदि मुक्ति पानी है तो स्त्री पर सदियों से हो रहे सामाजिक उत्पीड़न के प्रश्नों पर पुनर्विचार करना ही होगा। अन्यथा आधी अधूरी मुक्ति की संघर्ष गाथा निष्फल होती रहेगी। मानवीय सभ्यता की इतिहास यात्रा के विराट फलक पर स्त्री की श्रम गाथा के अनगिनत रूप पेश करने के कारण ही रति को भी लज्जित करने वाली कामिनी अथवा पंच सितारा संस्कृति के उत्तेजनापूर्ण भोग लालसा उस
उकसाने वाली मूर्ति के रूप में उसकी छवि खंडित हो जाती है और रंगस्थल पर 7 पात्रों के बीच अनेक भूमिकाओं में अपने को प्रस्तुत कर रही स्त्री सबके अलग-अलग एसोसिएशंस और अनुभव को उद्दीप्त करती है। दर्शक की चेतना स्थिर रह ही नहीं पाती। एक आवेगपूर्ण भावना ज्वार से आंदोलित होती रहती है। सूत्रधार द्वारा विभिन्न अंतरालों के दौरान गाए गए गीत दर्शकों की चेतना के विभिन्न छोरों को अगली दिशा में एकाग्र करती है ताकि उनके ही संस्कार, मूल्य और विचार पर पुनर्विचार में उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। सर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इसे पढ़ने के लिए इसलिए आग्रह किया कि स्त्री जीवन की दुश्वारियां, स्त्री के प्रति समाज के दूसरे वर्ग की दृष्टि क्या है, पुरुष वर्ग की या अन्यान, यह जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और सब लोग नहीं दिख पा रहे हैं मुझे, ठीक है आ गए। तो सबसे हम ये गुजारिश करेंगे इस नाटक को अपने मन के लिए पढ़ें, अपने मन के लिए, मन की खुशी के लिए। अब औरत नुक्कड़ नाटक की रचना दिल्ली स्थित जन नाट्य मंच के सामूहिक रूप से की थी। ये सब लोगों ने मिलकर लिखा था नुक्कड़ नाटक औरत को। नुक्कड़ माने जो चौराहे पे खेला जाए, चौराहे पे नाटक कैसे खेले जाए, जैसे स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ हो, परिवार नियोजन से जुड़ा हुआ हो। अगर बड़ा परिवार हो गया तो बड़े परिवार की क्या क्या दुश्वारियां हैं, इसलिए परिवार को छोटा रखिए। अगर जगह साफ सुथरी नहीं है तो उससे क्या नुकसान है। इसी तरह औरत नाटक लिखा गया। और इस नाट्य संस्था के संस्थापकों और कार्यकर्ताओं में सफदर हाशमी का नाम प्रमुख है। सफदर हाशमी जन नाट्य मंच जन्म के ही एक अन्य नाटक हल्ला बोल का प्रदर्शन करते हुए कुछ गुंडों द्वारा मारे गए थे। कुछ गुंडों द्वारा मारे गए थे। नुक्कड़ नाटक की एक ऐसी विधा है जो कई अर्थों में है, जिसमें रंगमंची नाटक और लोक नाट्य रूप दोनों की विशेषताओं का इस्तेमाल किया जाता है। नुक्कड़ नाटक ऐसे नाटक को कहते हैं जिसमें नाटक मंडली द्वारा जनता के बीच जाकर बिना किसी बाहरी तामझाम के अपना नाटक पेश करती है। अंग्रेजी में नुक्कड़ नाटक को स्ट्रीट प्ले इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसे किसी भी गली, रास्ते और चौराहे पर पेश किया जा सकता है। जैसे मदारी सड़क पर मजमा लगा करके तमाशा पेश करता है, उसी तरह से नुक्कड़ नाटक भी पेश किया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के आखिरी चरण में जन नाट्य संघ ने जिस जनकला, वैसे तो यह नाट्य विधा पुरानी है, लेकिन हिंदी में इस विधा का उद्भव 1976 से 77 के दौरान हुआ। यह वह समय था जब देश में राजनीतिक सामाजिक स्थितियां काफी संघर्षपूर्ण थी। इससे जन संघर्षों का दौर शुरू हुआ। इसी की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति नुक्कड़ नाटकों के रूप में हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के आखिरी चरण में जन नाट्य संघ ने जिस जन कला का विकास किया था, उससे नाटक के क्षेत्र में यानी लेखन और रंग कर्म दोनों क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन दिखाई देने लगा था। इप्टा की नाट्य मंडलियां संपूर्ण भारतवर्ष में अपने नाटकों का प्रदर्शन कर यह उदाहरण पेश कर चुकी थी कि जनता के बीच संस्कृत साहित्य और कला को कैसे पहुंचाया जाता है। जनसाधारण के ऊपर हो रहे अन्याय और उत्पीड़न से कला का रूप कैसे बदलता है और किस प्रकार लाखों करोड़ों अनपढ़, अशिक्षित किसानों, मजदूरों और महिलाओं की चेतना में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। जनता की राजनीतिक और सांस्कृतिक जरूरतों को एक सूत्र में पिरोकर नए नाट्य रूप और रंग कर्म की अगवानी, जनकला के सर्वथा नए प्रयोग और नाटक के क्षेत्र में गतिरोध तोड़ने के लिए नई पहलकदमी की शुरुआत जन नाट्य मंच नामक संस्था के गठन से हुई। 1973 में सफदर हाशमी ने दिल्ली में जन्म माने बेटा जन नाट्य मंच, ध्यान देना, जन्म की शुरुआत की।
शुरू में जन्म ने रंगमंच आधारित बड़े नाटक ही पेश किए, जिसमें भारत भाग्य विधाता और बकरी का सफल मंचन है। उनका जन्म का पहला नुक्कड़ नाटक मशीन तैयार किया गया। इसका लेखन 1978 में हुआ और इसके लेखन में जन्म का पूरा समूह शामिल था। इस नाटक का निर्देशन सफदर हाशमी ने किया। जन्म के बाद के सभी नुक्कड़ नाटक के लेखन और निर्देशन में सफदर हाशमी की सक्रिय और नेतृत्वकारी भूमिका रही। औरत नाटक की रचना औरत जन नाट्य मंच द्वारा 1983 में प्रकाशित किया गया। इस नुक्कड़ नाटक की रचना और प्रस्तुति प्रकाशन से पहले हुई थी। इस नाटक के पूर्व मशीन गांव से शहर तक तथा हत्यारा का मंचन जन नाट्य मंच द्वारा हो चुका था। यह सही है कि विशाल जन नाट्य समुदाय तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए औरत नाटक की सृष्टि हुई, लेकिन यह नाटक औरत की गहरी अंतर्व्यथा को प्रस्तुत करने की कलात्मक कोशिश भी है। औरत की जो तस्वीर उपभोक्तावादी समाज में पेश की जाती है, उससे अलग हटकर नारी का चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। सफदर हाशमी का स्पष्ट विचार है कि नाटक मंडली के सदस्य परस्पर बहस करके, साथ ही जनवादी संगठनों और आंदोलन के नेतृत्व से विचार विमर्श करके एक सुदृढ़ और समृद्ध समझ बनने के बाद अपनी सामूहिक रचना शक्ति से ही अच्छे नाटक तैयार कर सकते हैं। औरत नाटक की रचना इसी प्रक्रिया में हुई। सफदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे रचा था। मुझे देख पा रहे हैं आप लोग ना? नहीं? श्रमशील औरत के जीवन की वास्तविकताओं को इस नाटक में कई कोणों से देखने की कोशिश की गई है। मेहनत करती औरत, शोषण की चक्की में पिसती औरत और पुरुष मानसिकता की शिकार औरत का रूप वही नहीं है जो पूंजीवादी उपभोक्तावादी समाज में पेश किया जाता है। वर्गों में बटे समाज के हर वर्ग की औरत शोषण और उत्पीड़न का शिकार होती है, लेकिन गरीब स्त्री को स्त्री होने के साथ साथ गरीब होने की पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। नाटक के अंत में शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज को बुलंद किया गया है। जब तक संगठित होकर औरत अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करेगी, तब तक वह इसी तरह प्रताड़ित होती रहेगी। समाज के सृजन में नारी की सबसे बड़ी भूमिका होती है, परंतु उसके महत्व को नहीं समझा जाता। औरत की स्वतंत्रता नए समाज का स्वप्न है, परंतु औरत की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि उसे उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जाए। औरत और पुरुष के भेद को मिटाकर औरत को समान दर्जा देने का संदेश नाटक का मर्म है। बिना किसी तामझाम के औरत नाटक को सैकड़ों बार गली चौराहे पर प्रस्तुत किया गया है। यह इस नाटक के रंगमंची महत्व को प्रतिपादित करता है। यह नाटक स्त्री के विभिन्न रूपों की संघर्षशील गाथा प्रस्तुत करता है। मेहनतकश परिवार की नारी, चाहे वह बच्ची हो, लड़की हो, पत्नी हो, माँ हो, उसे कदम कदम पर शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उसे भाई की तुलना में अधिक काम करना पड़ता है। उसकी पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने की आकांक्षाओं का गला घोट दिया जाता है। कारखानों में उसे कम वेतन और छटनी का शिकार होना पड़ता है। ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। सड़कों पर स्त्री होने के कारण उसे अपमानित होना पड़ता है। उसका सौंदर्य और यौवन उपभोग के लिए है। एक इंसान के रूप में उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। स्त्री जीवन की इन्हीं विडंबनाओं को नुक्कड़ नाटक की विषय वस्तु का आधार बनाया गया। खास बात यह है कि नाटक की स्त्री जिजीविषा, संघर्षशीलता और भविष्य के प्रति गहरी आशा का संदेश देते हुए समाप्त होता है। इस नाटक की भाषा मूलतः बोलचाल की भाषा है। यही कारण है कि उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसे समझने में दिक्कत नहीं होती। भाषा में नाटकीय लय को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि अभिनेता अपने अभिनय में उन्हें अनेक प्रकार की अर्थ छाया दे सकता है। भाव के अनुकूल भाषा का मिजाज बदलता है। भाषा और भाव भंगिमा का गहरा रिश्ता है। औरत नाटक में मौजूद है। भाव परिवर्तन बड़े तेजी से होते हैं जो नाटकीय गति की तीव्रता को सृजित करते हैं। नाटक में कथा की तीव्रता को कलात्मक ढंग से संयोजित किया गया है। नुक्कड़ नाटकों की तरह इसमें भी अभिनय स्थल वृत्ताकार होने चाहिए, जिनमें 5-7 अभिनेताओं के साथ बिना किसी तामझाम के आसानी से प्रस्तुत किए जा सके। शिल्पगत निपुणता की अपेक्षा नाटकीय मर्म की पहचान नुक्कड़ नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। वह मर्म जनता तक संप्रेषित हो और उसे उद्वेलित करे। बच्चों, बेसिक बात आप ये जान लीजिए कि ये जो नुक्कड़ नाटक है, औरत, इसके पात्र कौन कौन से हैं? औरत सूत्रधार, अभिनेता 1, मजदूर,
अभिनेता 2 पंडित गुंडा, अभिनेता 3 गुंडा ससुर मालिक, अभिनेता 4 बाप मजदूर, अभिनेता 5 पुलिस, अभिनेता 6 पति गुंडा मजदूर। इन चरित्रों को लेकर यह औरत नाटक लिखा गया। और वस्तुतः क्यों लिखा गया? समाज को ये दिखाने के लिए। समाज में स्त्री पुरुष दोनों है। कभी कभी स्त्री भी अपनी कमजोरियां या अपनी सीमाओं को नहीं जान पाती। जैसे हनुमान जी अपने शक्ति को नहीं जान पाए थे, भगवान जाके उन्हें बोले का चुप साध रहा बलवान। यह वीर बहादुर तुम चुप क्यों हो? तुम तो अद्भुत पराक्रमी हो, क्षण भर में समुद्र लांघ सकते हो। जब ऐसा उन्हें याद दिलाया गया तो हनुमान जो है गर्जना करते हुए खड़े। इसी तरह स्त्री की शक्ति असीम है। मैं बार बार कहता हूं इस बात को बच्चों यार। यहाँ हमारे साथ पढ़ रही जितनी भी छात्राएं हैं वो बहुत ही मजबूत और बहादुर, वो कुछ भी कर सकती हैं जीवन, बस एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए और एक सार्थक निर्देशन। इसीलिए तांबे के कीड़े और औरत जैसे नुक्कड़ नाटक को रखा गया। कम शब्दों में, कम समय में, कम पृष्ठों में अधिक से अधिक बात आपको बताई जाए। स्त्री जीवन जो जिसके प्रति समाज का एक असहिष्णु रवैया शुरू से ही रहा। बहुत कम ऐसी स्त्रियां हैं, या तो बहुत बड़े परिवार की हैं जिनकी ओर देखने की किसी की हिम्मत नहीं है। शैडो कमांडो के साथ कार से उतरी और कार में बैठ के चली गई। तो स्त्रियों का जीवन, स्त्रियों की दशा समाज में, नौकरी में, परिवार में, ससुराल में, पुरुषों के सामने उनकी जो कारुणिक स्थिति है उसी को इस नाटक में पेश किया। प्रत्येक स्त्री को ये चाहिए कि वह इस औरत जो नुक्कड़ नाटक है, नुक्कड़ नाटक माने चौराहे पे ही 4 लोग, जैसे मदारी जो है बंदर की नाच दिखाता है वैसे ही 4 लोग खड़े होकर नाटक का मंचन कर दिया। मैंने एक नाटक देखा था परिवार नियोजन पर, और वो इतना प्रभावशाली नाटक था, इतना प्रभावशाली। क्या था परिवार नियोजन पर? एक माता पिता है, उनके 4-5 बच्चे हो गए हैं और बच्चे जैसे बड़े हुए आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कोई झाड़ू लेके मार रहा है, कोई बर्तन से मार रहा है। बहुत ही जीवन, इतना अच्छा लगा था कि उसका आज भी मेरे मन में स्मरण है। 12वीं में मैंने देखा, नुक्कड़ नाटक स्कूल में दिखाया जा रहा था कि परिवार छोटा होना क्यों जरूरी है, क्यों परिवार में 4-5 बच्चे नहीं होने चाहिए। देश के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए एक सीमा है, उस सीमा का अनुपालन। तो प्रत्येक छात्राओं को, इवन प्रत्येक छात्रों को भी इन दोनों नाटकों को, तांबे के कीड़े और औरत, इन दोनों को मन पूर्वक पढ़ना चाहिए, निष्ठापूर्वक पढ़ना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए कि समाज बदलेगा कैसे। अब कोई इसमें छात्रा ये बोले कि सर अगर पुरुष वर्ग का या भारतीय समाज का या विश्व समाज का मैं बात करूं, स्त्रियों के प्रति नजरिया जो है वो पूरी दुनिया में एक जैसा है। ये मत सोचना इंडिया में ऐसा है, पाकिस्तान में चले जाइए और विचित्र है, बांग्लादेश में उससे ज्यादा खराब है। क्या करेंगे आप? ये मत सोचिए इंडिया में तो ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, आप चले जाइए पड़ोसी देशों में तो यह परिवर्तित कैसे हो। आपके प्रति देखने का दृष्टिकोण जो पुरुषों का है या समाज का, वो कैसे बदलेगा? तो आपके सामाजिक और आर्थिक स्तर से बदलेगा। किसी में कोई आईएएस हो जाए क्या मजाल है? किसी की हिम्मत है? जो भी स्त्री हो पुरुष हो हाथ जोड़कर खड़ा रहे, आग्रह पूर्वक रहेगा। तो बच्चों, स्त्रियों की स्थिति बदलने के लिए स्त्रियों को अपने पैरों पे खड़ा हो। औरत नाटक ये अंदर उसका आंतरिक संदेश यही, जब तक आपके हाथों में शासन प्रशासन सत्ता नहीं आएगी, तमाम नेत्रियां हैं, ममता बनर्जी को देखिए, जयललिता को देखिए, तमाम वसुंधरा राजे को देखिए, बहुत पावरफुल है सब, बहुत पावरफुल है। उसी तरह जब आप लोग आगे आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब ये समाज आगे बढ़ेगा, तब आपके प्रति थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलेगा। अच्छा, कानून भी आ गए, महिला सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम कानून आ गए, तमाम प्रसंग आ गए, तो उससे भी एक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। और हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी यहाँ छात्राएं या छात्र हैं वो सब सरकारी सेवा में आए,
बीएड करें, यूपीएससी दें और बड़ी परीक्षाएं दें, उसमें मेरा कोई सहयोग होगा, मैं अनिवार्य रूप से करूंगा। तो ये नुक्कड़ नाटक और तांबे के कीड़े को इसी रूप में आप पढ़िए, बहुत छोटी कृति है, घर में आपको मैं भेज भी दिया हूं, पढ़ेंगे तो सब आपको समझ में चीजें व्यापक स्तर पर आ जाएगी। मैंने सारी महत्वपूर्ण बातें कह दी। और किसी को अब कोई सवाल, कोई प्रश्न या हमारे पढ़ाने लिखाने के तरीके पर पहले कोई बात करनी हो तो कृपया आप कर सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते, बताओ कौन? कैमरा, जी सर। कैमरे पे आ जाइए बेटा, स्क्रीनशॉट लेना होगा। ये वहां बोला गया है, मस्त है। हाँ बोलो, क्या शुभ नाम? जी सर, मधुस्मिता। मधुस्मिता जी, हाँ बताइए। जी सर, वो जो तांबे का कीड़ है, जो नाटक का उसका जो शीर्षक है, उसका मतलब क्या है? मतलब वो तांबे का कीड़ क्यों है, क्यों उसका नामकरण ऐसा हुआ, और वो तांबे का कीड़ देखिए का मतलब क्या है? देखिए, तांबे के कीड़े का जो सबसे बड़ा अर्थ है, यह एक प्रतीक है। प्रतीक, जैसे मैं इसमें से किसी बच्चे को कहूं, अरे वाह आप तो पूरा हनुमान है, तो क्या हनुमान मतलब 10-20 हाथ पैर वाला होता है बेटा? नहीं ना, होता है क्या? या मैंने इसे इसमें किसी को कह दिया कि आप लोग साक्षात दुर्गा हैं, तो इसका मतलब क्या है बताइए? मतलब हम स्ट्रांग है, और वो जो मतलब मेंटली या तो तांबे के कीड़े का मतलब यह है कि व्यक्ति जो है एक, माने जैसे कुपमंडूक किसी को कहिए आप, जी जी ठीक है ना, तो व्यक्ति को जो है, व्यक्ति को अपने विचारों का स्वागत करना चाहिए, उसको कीड़े की तरह एक पात्र में हमेशा घूमना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। हाँ, उसको समाज के लिए नए विचारों का स्वागत करे, पुरानी पद्धतियों, पुरानी परिपाटियों सबको त्याग करके वो नए विचारों का स्वागत करे, आगत का स्वागत करे। गैलीलियो का उदाहरण आपने देखा है, उसे सच बोलने के लिए उसे अपना बलिदान देना पड़ा। तो पूरा नाटक का मतलब यही है कि वह हमें केवल भ्रम में नहीं डालता, बल्कि व्यवस्थाओं और व्यवहारों से उब कर नाटककार कहता है कि पूरे नाटक में मतलब नहीं है, माने पूरे नाटक का कोई मतलब। जैसे एक पंक्ति है अंधेरे में पर, कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, लिया बहुत बहुत ज्यादा, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। या हमारे मित्र लिखते हैं, खाली इस सांस से उस सांस तक, इस शरीर को धोने का क्या मतलब है, आखिर मेरे इस दुनिया में होने का क्या मतलब। तो तांबे के कीड़े एक तरह से निरर्थकतावादी जो जीवन दृष्टि है ना, उसका चित्रण करके हमें सार्थकता की ओर आगे बढ़ा। बात समझे? जी सर। जी सर, धन्यवाद सर। यह नाटक पूर्णतः रूढ़ियों का विरोध करता, रूढ़ियों का खंडन करता है। और कोई बच्चा? और पूछे बच्चों, और कोई किसी के मन में सवालात, कोई डिस्कशन? मैं बैठा हूं। सर, इसका जो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन जो आते हैं जो एग्जाम में, उसको मतलब हम कैसे फ्रेम करके लिखेंगे, उसका जो आंसर है वो? ठीक है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए लिखा गया कि तांबे के कीड़े एकांकी की का उद्देश्य बताइए। उद्देश्य क्या है? रूढ़ियों के विरुद्ध आक्रमण करना, नए विचारों का स्वागत करना, ठीक है ना, नए समाज के निर्माण के लिए नए विचारों की जरूरत है, ठीक है ना। या भुवनेश्वर की एकांकी कला पर प्रकाश डालिए, उसमें सांकेतिकता है, सहज भाषा है, नूतन कथानकों की संरचना है, जीवंत पात्र चरित्र चित्रण है, देश काल वातावरण उसी के अनुकूल होता है। समझ रहे हो ना बेटा? अब जैसे किसान की बात होगी तो मंच के पीछे खेत दिखाया जाएगा, तालाब दिखाया जाएगा, नदी दिखाई जाएगी, कुछ खेती करते हुए बैल दिखाए जाएंगे। ओके, हाँ ठीक है कल्पना जी। नहीं सर, मधुस्मिता वो मेरे मम्मा के जो मेल आईडी है इसमें लॉगिन हो गई है। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू। जी सर। नेक्स्ट। और किसी को कुछ पूछना है? कोई भी विद्यार्थी, शर्मिला, कल्पना, अंकिता, सीमा, शुभश्री। नुक्कड़ नाटक किसी एक लेखक का नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो लिख दीजिए। ये नुक्कड़ नाटक जो है 5-7 लोगों ने मिलकर लिखा है, और ये लिखा गया है क्या कहते हैं, सफदर हाशमी के डायरेक्शन में। जन नाट्य मंच, जन्म जिसको बोला जाता है, उसके तत्वावधान में लिखा गया है। तो बेटा और किसी को कोई प्रश्न, कोई सवाल? कल्पना जी, राखी जी, शुभश्री, सुकांति, अंकिता, सीमा,
तो बेटा अगली क्लास में क्या पढ़ाना है पता है तुम लोगों को? नहीं सर। बता रहा हूं। सर एग्जाम में ये जो एकांकी है वो किस तरह का क्वेश्चन आएगा इसमें? कौन बोल रहे हैं आप? सर सीमा। एक मिनट बेटा, अगले उसमें पढ़ाना है बेटा निबंध। निबंध, धोखा, लोभ, प्रीत, कुटज, संस्कृति और जातीयता, तीसरे दर्जे का श्रद्धेय। ये कल निबंध पढ़ाना है। सीमा जी, सीमा, हेलो, जी सर। कैमरे पे आओ बेटा। पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? सर ये जो आप पढ़ाए हैं नाटक, नुक्कड़ नाटक, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मैंने बताया ना, जैसे औरत नाटक, औरत नुक्कड़ नाटक, औरत की औरत के सामाजिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। माने ये क्यों रिलेवेंट है हमारे लिए, रिलेवेंसी क्या है, समझ पा रही है ना? जी सर। हाँ, इसी तरह तांबे के कीड़े एकांकी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, उसका महत्व क्या है, वो जीवन के खोखलेपन को दिखाती है बेटा, समझ रहे हो ना? जी सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी थैंक। और कोई, और कोई राखी? पूछो पूछो। बच्चों, कुछ और पूछना हो तो बोलो। किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई सवाल हो, कोई डिस्कशन हो। 26 को हम पढ़ाएंगे बेटा, माने कल वही 6 से 8। 27 और 28 नहीं पढ़ा पाएंगे। मेरी क्लास लेंगे डॉक्टर शंभू दयाल अग्रवाल,
ध्यान देना। डॉक्टर शंभू दयाल अग्रवाल जी लेंगे और मैं थोड़ा बाहर रहूंगा, एक लेक्चर देने जाना है। 29 को मेरी अंतिम क्लास है। 29 की क्लास में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे और मन से पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, जिससे जीवन में कुछ अच्छा मिल सके, कुछ अच्छा हासिल हो सके। समय कम है, जीवन थोड़ा है, काम बहुत अधिक। अगर आप लापरवाही करेंगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा, और मेहनत कर लेंगे सब लोग सरकारी नौकरी में आ जाएंगे, ईच एंड एवरी पर्सन, सब लोग। और सबसे मेरी गुजारिश है कि एक बार मेहनत कीजिए, जिंदगी का 100 साल आप बना ले जाएंगे, 100 वर्ष बना ले जाएंगे बेटा, एक दो नहीं, 100 वर्ष आपका जीवन चमत्कृत रहेगा 100 वर्षों तक। बस सिर्फ कितना 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करिए। मेरी ये गुजारिश है कि वैसे ही आप लोग क्लास से दूर हैं, हम चाहते हैं कि इसमें इतना जान लें, जाएं, सीख लें, जिससे जीवन आपका आगे बढ़ जाए, जीवन जो है सोना बन जाए, कंचन बन जाए, और आप लोग समाज के कुछ काम आए, देश के कुछ काम आए, अपने परिवार का को आगे बढ़ा पाए। और कोई सुकांति, शुभश्री, अंकिता, राखी, कोई भी थोड़ा सा कैमरा एक बार ऑन कीजिए, तो लास्ट स्क्रीनशॉट हमें लेना है देने के लिए वहां। कोई भी, राखी जी, कोई भी, जो भी, कोई एक स्टूडेंट अगर मेरी बात सुन रहा हो। सुकांति, ठीक है, वेरी गुड। और मन लगा के पढ़िएगा, लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इतने अच्छे नोट्स हैं कि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो जरूर आप विद्वान हो जाएंगे, नॉलेजेबल हो जाएंगे। इस इग्नू के नोट्स अत्यंत महान हैं, अत्यंत उपयोगी हैं, और जीवन में जो भी, जैसे हम लोगों ने इग्नू के नोट्स को पढ़कर सारी बातें समझी, ये मत समझिएगा, हम भले ही इग्नू के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन सारे नोट्स इग्नू के पढ़े हैं, तब यहां तक पहुंचे हैं, तब आपको पढ़ा पा रहे हैं, आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। और अगर आप भी इन नोट्स को पढ़ेंगे तो मुझे पूरा का पूरा भरोसा है, दृढ़ विश्वास, आप एक दिन जरूर 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 और जरूर सफल। और सफलता भी कैसी? सरकारी नौकरी करो। ऐसा नहीं कि आप लोग समाज से अलग रहेंगे, नौकरी से नहीं, ऐसा नहीं। हमारे एक मित्र हैं जो आईपीएस हैं, लेकिन उन्होंने इग्नू से पढ़ाई की। मैं स्वयं इग्नू से कुछ पढ़ना चाहता था, नहीं पढ़ पाया, मेरा दुर्भाग्य है। आप लोग एक बहुत महान, बहुत बड़ी और बहुत विश्वसनीय संस्था के विद्यार्थी हैं। इस संस्था ने पूरे देश को पढ़ाया, पूरे देश। और आप और मैं स्वयं भी इस बात के लिए सौभाग्यशाली हूं कि हम लोग इस संस्था के एक अंश, एक हिस्से। इसलिए सबसे ये गुजारिश है कि थोड़ा सा लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा ही, 3 ही 4 पन्ना लिखिए, लेकिन लिख लीजिए। इससे जिंदगी धन्य होगी, इससे आप बड़े बनेंगे, हम भी बड़े बनेंगे। गुरु शिष्य की पहचान एक दूसरों पर टिकी है। ये मेरी विनती है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा आग्रह है। और आग्रह मानेंगे तो जरूर वह दिन आएगा जब आप सब एक बड़े आदमी बनेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए आज की अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। कल पुनः शाम 6 बजे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।